नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सो दोस्तों, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को 3 वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने जो आखिरी टॉपिक समझा था वो था हड़प्पाई बाट की विशेषता। जो हड़प्पाई बाट है उसके बारे में हमने समझा था। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है प्राचीन सत्ता। अगर आप एनसीईआरटी बुक में टॉपिक को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम टॉपिक को समझने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पा जो सभ्यता है या हड़प्पाई जो सभ्यता है और हड़प्पाई समाज है उसमें क्या किसी राजा का शासन था, क्या कोई शासक था जिसने वहाँ पे शासन किया था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम राजा की बात करते हैं कि क्या किसी राजा ने वहाँ पे राज किया, तो यहाँ पे हमें ना 2 सबूत मिले हैं। इतिहासकारों को 2 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पे उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि भाई हाँ, वहाँ पे राजा का राज होगा। अब ये 2 साक्ष्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो साक्ष्य था वो था आपका एक महल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक राजमहल का साक्ष्य मिला है जिसको इतिहासकारों ने प्रसाद की संज्ञा दी है। अब यहाँ पे खाने वाले प्रसाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रसाद यानी कि संस्कृत में महल को हम प्रसाद कहते हैं। ठीक है, तो पहला महल का साक्ष्य मिला है हमें। दूसरा, एक पत्थर की हमें मूर्ति मिली है, चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको इतिहासकारों ने क्या किया है, इतिहासकारों ने एक तरीके से इसको पुरोहित राजा की संख्या दी है, इसको पुरोहित राजा बताया इतिहासकारों ने। ठीक है, तो ये 2 साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, वहाँ पे किसी राजा का राज रहा होगा, किसी शासक ने वहाँ पे शासन किया होगा। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने क्या किया, अपने अलग अलग मत दिए, क्योंकि ये 2 सबूत के आधार पे हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इन 2 सबूत के अलावा ना हमारे पास और कोई साक्ष्य है नहीं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी राजा का राज रहा होगा। ठीक है, तो इतिहासकारों ने क्या किया, अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकारों ने बोल दिया कि भाई वहाँ पे किसी भी राजा का शासन नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी। ठीक है, पहले इतिहासकारों के विचार किया है कि वहाँ पे भाई किसी भी राजा का राज नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने बोला कि भाई वहाँ पे ना अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग शासक थे। जैसे कि मान लो हड़प्पा एक क्षेत्र है, वहाँ का अलग राजा रहा होगा। मोहनजोदड़ो एक अलग क्षेत्र है, वहाँ का अलग राजा रहा होगा। या फिर मान लो कि कालीबंगन है, वहाँ का अलग राजा रहा होगा। मतलब जितने भी अलग अलग जो केंद्र थे ना, वहाँ के अपने खुद के राजा हुआ करते थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। आखिरी जो तीसरे विद्वान थे उनका मानना था कि हड़प्पाई समाज में केवल एक राजा का राज था। और ये कहीं ना कहीं सही भी सिद्ध होता है थोड़ा। जैसे कि आप बात करें कि भाई पूरे हड़प्पाई समाज में जो नगर नियोजन की पद्धति थी वो एक जैसी थी। जैसे नालियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, घर को बनाते समय एक जैसी ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाता है कि कोई एक राजा रहा होगा, है ना, जो इस सारे नियोजन के कार्य को संभालता होगा। पूरे नगर नियोजन की जो प्रक्रिया थी पूरे हड़प्पाई सभ्यता में जितने भी, चाहे वो कालीबंगन की बात कर लो, आप मोहनजोदड़ो की बात कर लो, या फिर आप चन्होदरो की बात कर लो, या फिर आप हड़प्पा की बात कर लो, हर जगह से समान आकार की ईंटें मिली है। नगर नियोजन की जो प्रक्रिया थी वो एक जैसी थी। तो कहीं ना कहीं एक राजा रहा होगा, जब भी तो वो सारे जगह पे एक जैसी नगर नियोजन की पद्धति को अपनाया होगा, जो कि नालियाँ जो थी वो ग्रेड पद्धति में बनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें एक राजा के मदद से ही हुआ होगा, है ना। तो ये जो तीसरे इतिहासकारों को जो विद्वान है, मतलब जो विचार है ना, वो कहीं ना कहीं सही सिद्ध होता है, वहाँ पे किसी एक राजा का राज रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिससे कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में काफ़ी ज़्यादा फला फूला था, है ना। काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक थी ये सभ्यता। लेकिन 1900 ईसा पूर्व आते आते तक पूरी तरीके से सभ्यता खत्म हो गई थी, इसका पतन हो गया था। तो ऐसे क्या कारण है जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, तो इसको लेकर जो विद्वान हैं उनके अलग अलग अनुमान है। एक तरीके से अनुमान लगाया गया है। अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं जो भी पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला, है ना, जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, इस कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ का मानना है कि भाई वनों की बहुत ही ज़्यादा कटाई की गई। ठीक है, कुछ का मानना है कि भाई जो नदियाँ थी वो सूख गई या फिर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। भूमि का भी अत्यधिक इस्तेमाल किया गया, अत्यधिक बाढ़ आया। जैसे कि आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें ये दिखाया गया है कि भाई बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था और बाढ़ में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डूब गई थी, है ना। इसके अलावा भूकंप हम बता सकते हैं। ठीक है, महामारी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे महामारी भी आया होगा। अब इसके अलावा भी कुछ और भी ठोस कारण आप बता सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट पुरा वस्तुओं का समाप्त होना। जैसे कि
मोहरे है ना, हड़प्पाई मोहरे जो थी, या फिर आप बता सकते हैं कि भाई जो हड़प्पाई बाट है वो भी क्या हो गया, उसको बनाने की जो कला थी एक तरीके से हड़प्पावासी कहीं भूल गए, या फिर वो उनको बनाने की जो कला थी वो समाप्त हो गई। इसके अलावा लंबी दूरी वाले जो व्यापार थे वो भी समाप्त हो गए। शिल्प विशेषज्ञता भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि जो हाथों से जो चीज़ों को बनाते थे ना वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। इसके अलावा आवास निर्माण करने की जो तकनीक थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, ये प्रमुख कारण माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के। काफ़ी आसान है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 10 जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बता रखा है। वैसे कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को चैप्टर की शुरुआत वाली जो वीडियो है ना उसी में बता दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। मतलब सबसे पहला जो खोजा गया जो स्थल था ना वो हड़प्पा ही था, और हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और इसमें जॉन मार्शल की एक विशेष भूमिका मानी जाती है, क्योंकि जॉन मार्शल ने 1924 में इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर क्या किया था, पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। मतलब पूरी दुनिया में एक तरीके से घोषणा कर दी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कुछ विदेशी पुरातात्विद है, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल है उनके बारे में हमें समझना है, जिसमें हम 3 पुरातात्विदों की बात करने वाले हैं, जिसमें से 2 के बारे में तो मैं आप आज की वीडियो में बता दूंगा, बाकी 1 के बारे में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, जो कि पार्ट 5 होगा। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ना जो पहले पुरातात्विद की हम बात करने वाले वो है कनिंघम। ठीक है, पुरातात्विद आप समझते होंगे, पुरातात्विद हम उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को खोद के ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, खनन कार्य करते हैं, उसके बाद उससे जानकारी जुटाते हैं, उनको हम पुरातात्विद कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले पुरातात्विद जिनकी हम बात करने वाले हैं कनिंघम। ठीक है, जनरल कनिंघम हम इनको बोलते हैं। अब कनिंघम है कौन, देखिए कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल माने जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखें, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि भाई कनिंघम कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने ही कहीं ना कहीं भारतीय पुरातत्व की शुरुआत जो की थी वो कनिंघम ने ही की थी। ठीक है, अब देखिए कनिंघम ने क्या किया, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 2 स्रोतों का इस्तेमाल किया। एक तो भाई 4वीं से 7वीं सदी में ना चाइना से कुछ बौद्ध तीर्थ यात्री भारत में यात्रा करने आए थे, और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान क्या किया, कुछ वृत्तांत लिखे थे, यात्रा वृत्तांत लिखे, कुछ दस्तावेज या ग्रंथ लिखे, उसका इस्तेमाल उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए किया था। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे अभिलेखों का भी संग्रहण किया। अभिलेख समझते हैं ना, अभिलेख जो पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते हैं, खोद के जो लिखे जाते हैं शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो बहुत सारे अभिलेखों को भी उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, और उससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। देखिए कनिंघम का एक भ्रम था, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब इनका भ्रम क्या है, ठीक है, मतलब भ्रम में डूबे हुए थे, गलत फहमी था इनका कि ये मानते थे कि जो भारतीय सभ्यता है ना उसका विकास ना गंगा घाटी के आसपास हुआ है, सिंधु घाटी के आसपास नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या थी आपको पता है कि भाई भारतीय सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ, सिंधु घाटी के आसपास। लेकिन ये महाशय क्या मानते थे कि भाई भारतीय सभ्यता का जो विकास है वो तो गंगा घाटी के आसपास हुआ है। तो यही कनिंघम का भ्रम था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जॉन मार्शल के बारे में जान लेते हैं। जॉन मार्शल कौन थे, देखिए जॉन मार्शल भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था जॉन मार्शल कौन थे, तो क्या बताएंगे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और इन्होंने ही क्या किया था, सिंधु घाटी में जो नई सभ्यता की खोज की जो घोषणा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को बताने का काम किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। देखिए जॉन मार्शल जो है वो यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए थे। 2 देश जहाँ से इन्होंने स्टडी की थी, मतलब पढ़ाई की थी, यूनान और क्रीट। और ये एक पेशेवर पुरातात्विद माने जाते हैं। भारत के पहले पेशेवर पुरातात्विद किसको माना जाता है, जॉन मार्शल को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने इन्हीं सभी अनुभवों के आधार पे सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति का नाम आपको बताना चाहूँगा जिनका नाम है एस.एन. राव। ठीक है, एस.एन. राव ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पाया ना उससे लगभग 3000 साल पीछे छोड़ा था।
मतलब कहीं ना कहीं सिंधु घाटी के बारे में जानकारी देने का काम किया था, इसीलिए ये बात इन्होंने क्या जॉन मार्शल के बारे में कहा था। ठीक है, वैसे जॉन मार्शल का भारतीय इतिहास में एक विशेष योगदान तो माना जाता है, लेकिन उनकी खोज की कुछ कमियां भी है। ठीक है, उनकी खोज, जब वो खनन कार्य करते थे ना, तो बहुत सारी कमियां उनके खोज में देखने को मिली है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद आर्यम व्हीलर जो कि तीसरे पुरातात्विक हमारे रहने वाले हैं, उसके बारे में भी अगली वीडियो में बताऊंगा। और आगे 2 टॉपिक और रह गया है, जिसके बारे में हम आखिरी पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यार वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं।